Alright, so let's start and continue with enthalpies of reaction. Okay. जैसे अपन ने last इसमें if you remember we saw enthalpy of combustion. Okay. We also saw enthalpy of reaction, enthalpy of formation. ये enthalpies अपन ने देखे, उसके ऊपर कुछ we also saw actually bond enthalpies भी देखा, and we also solved some problems based upon these enthalpies. Okay. नेक्स्ट जो है एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन. ओके, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है बेसिकली. रिमेंबर इसमें छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऐड होते हैं एक दूसरे में एंड यू गेट अ लॉन्ग चेन पॉलीमर. ओके, so basically you get a long chain of carbon compounds. Okay, in general it's always carbon that forms the polymer because of carbon tendency of catenation. Basically carbon has a very nice catenation property जिसके वजह से कार्बन के पॉलीमर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो जहाँ पे एक एग्जांपल दिया है बेसिकली, जैसे ये इथीन ले लिया एंड यू गेट पॉलीइथीन. ये अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इथीन के अल्किन की जो रिएक्शंस थी एंड में, उसमें भी एक रिएक्शन देखा था पॉलीमराइजेशन का. दैट इज़ बेसिकली व्हाट इट इज़, इजंट इट? तो इसमें यहाँ पे अपन एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, इजंट इट? और यहाँ पे देखो दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, नए दो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं. एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं. तो हम लोग सीधा सीधा बॉन्ड एंथैल्पी से एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन निकाल सकते हैं, इजंट इट? So we can use sum of bond enthalpies in reactant, okay, minus sum of bond enthalpies in product. So basically reactant और product अगर देखा जाए तो डिफरेंस क्या आ रहा है, एक पाई बॉन्ड का है ना, मतलब डबल बॉन्ड का हो गया. सो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड माइनस बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. लेकिन दो सिंगल बॉन्ड रहने की वजह से है ना, दो नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, वो कर रहे हैं अपन. समझ में आना? सो डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. ओके, एक डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दो सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. सो इनका जो डिफरेंस आएगा दैट इज गोइंग टू बी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. बट इन दिस केस इट इज़ अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन. ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. इट्स मोस्ट लाइकली कि ये तुमको कभी कैलकुलेट करने की ज़रूरत ना पड़े, बट जस्ट टू नो दिस थिंग. ओके, नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. ओके, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. इसमें क्या हो रहा है कि जो हीट है दैट इज़ इवॉल्व्ड व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस इज़ न्यूट्रलाइज्ड कंप्लीटली. ठीक है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अपन ने अभी तक देखा नहीं है बेसिकली. ठीक है, वी हैव सो फार सॉल्व्ड जो भी चीज़ें हैं वो यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट ही देखा है. जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अपन ने देखा दैट इज़ बेसिकली नॉर्मेलिटी अपन ने देखा है, रिमेंबर नॉर्मेलिटी में. लेकिन जब अपन रेडॉक्स देखेंगे, रेडॉक्स की रिएक्शंस और उसमें जब कैलकुलेशंस आते हैं तो उसमें अपना इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अच्छे से हो जाएगा. होता क्या है कि व्हेन वी टीच बोथ द कॉन्सेप्ट्स, मोल कॉन्सेप्ट एज वेल एज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, तो एक कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में नहीं आता, दूसरा आता है एंड सो फोर्थ. तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि यू गेट कन्फ्यूज्ड. ओके, इन माई ओपिनियन दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स. सो इसीलिए मैं स्टार्टिंग में सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाता और बाद में आई टीच इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट. ओके, इन रेडॉक्स चैप्टर वहाँ पे अपन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करते हैं बेसिकली. सो बट द कॉन्सेप्ट इज सेम. इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट मतलब हो गया जैसे मैंने एक 1 मोल H2SO4 ले लिया, 1 मोल H2SO4 ले लिया, तो अगर मैंने 1 मोल इक्विवेलेंट 1 मोल H2SO4 लिया है तो दैट इज़ एक्चुअली 2 इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस. समझ में आना? क्योंकि इसमें दो, सो यू हैव 2 इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस. ठीक है, सो इसको अपन अगर ये 1 मोल है तो इसको बोलेंगे 1 ग्राम मोल, है ना, और इसको अपन बोलेंगे 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस. समझ में आ गया? दिस इज 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस. तो ये डिपेंड करता है वैलेंसी के ऊपर. ओके, सो ये सब अपन आगे पढ़ेंगे बेसिकली. बट इफ यू टेक 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, बेसिकली 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड का मतलब हो गया 1 मोल H प्लस. ठीक है, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस मतलब 1 मोल OH माइनस N. ओके, सो फिर टेक आइदर 1 मोल H प्लस और 1 मोल बेस, और अगर उसको तुम न्यूट्रलाइज कर रहे हो, ठीक है, तो जो एंथैल्पी रहेगी रिएक्शन की उसको अपन बोल रहे हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. ओके, सो 1 मोल H प्लस और 1 मोल OH माइनस आयन. देखो तुमको दोनों 1 मोल नहीं लेना है,
यहाँ पे ध्यान में रखो, which is saying either or, okay, 1 gram equivalent of acid और 1 gram equivalent of base. So कोई भी एक अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, मतलब कोई भी एक अगर 1 मोल है बेसिकली, तो उतना ही रिएक्शन होगा, isn't it? मान लो दिस इज इन एक्सेस, तो H प्लस आयन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, 1 मोल ही वाटर बनेगा, isn't it? 1 मोल ही वाटर बनेगा, सो यू डोंट एक्चुअली हैव टू टेक बोथ एज 1 मोल, राइट? तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा उसका जो एंथैल्पी रहेगा, उसको एंथैल्पी को अपन क्या बोल रहे हैं? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड लेता हूँ, दोनों स्ट्रॉन्ग है, बोथ ऑफ दिस आर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग, अगर ऐसा सिचुएशन है तो जो एंथैल्पी होता है दैट इज़ -57 किलो जूल, मतलब कि 57 किलो जूल ऑफ एनर्जी लिबरेट होगी. ओके, दिस इज पर ग्राम इक्विवेलेंट, या per gram equivalent. So essentially with strong acid and strong base, it is always that, okay, it doesn't matter what acid and what base you take, you will always release -57 kilojoule of energy. That is the amount of energy that is always liberated. समझ में आया क्या? Okay, it doesn't really matter in what acid or what base you take basically, because the reaction जो हो रहा है वो H plus और OH minus ion के बीच में हो रहा है. So you can take, for H plus you can take HCl, HNO3, H2SO4. As far as H plus is 1 mole, okay, the amount of energy that is liberated is -57 kilojoule per mole. Similarly, you can take strong base like NaOH, KOH, है ना, इस तरह के strong bases तुम ले सकते हो और उसको तुम react करवा सकते हो with acid, and again the amount of energy that is liberated is -57 kilojoule per mole. Okay. ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ये हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, हमेशा एक्सोथर्मिक होती है. वेन एवर यू डू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यू विल ऑलवेज फील कि जो फ्लास्क है जिसमें तुम ये रिएक्शन कर रहे हो वो हॉट हो रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है. ठीक है, ऑब्वियसली यू नो अभी आजकल स्कूल्स बंद है तो यू डोंट गेट टू डू न्यूट्रलाइजेशन, बट इफ़ यू हैव डन इट मिक्सड एसिड विद बेस यू विल सी दैट इट ऑलवेज गेट्स हॉट. ओके, विथ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ये जो राइज इन टेम्परेचर है दैट इज़ नोटिसेबल, और अगर वीक है तो उसके साथ नोटिसेबल नहीं रहेगा, हो सकता है. ओके, सो फॉर ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग 1 gram equivalent of strong acid, okay, and strong base, 1 gram equivalent of strong acid and strong base, the amount of energy that is liberated is -57 kilojoule per mole of, or -57 kilojoule per equivalent gram equivalent of acid and base. इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होता है. समझ में आया? ओके, लेकिन अगर मैं वीक एसिड या वीक बेस लेता हूँ या दोनों वीक हैं, ठीक है, आइदर वीक एसिड और वीक बेस और बोथ, तो उस केस में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड है दैट इज गोइंग टू बी लेस दैन -57 किलोजूल पर मोल. एंड द रीज़न फॉर दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वीक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता. ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होता है. तो जब मैं पानी में डाल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके, और फिर स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्यूशन उसमें ऐड कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि सारे के सारे H प्लस और OH माइनस आयन रिएक्ट हो रहे हैं. ओके, यू ऑलरेडी हैव दिस H प्लस एंड OH माइनस आयन्स रेडी फॉर रिएक्शन. लेकिन वीक एसिड और वीक बेस के केस में वैसा नहीं होता है, डिसोसिएशन नहीं होता है. इनफैक्ट जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टेक एसिटिक एसिड नियर अबाउट 1 और 2% तक डिसोसिएट होता है, बहुत कम डिसोसिएशन हो रहा है इसका. आई थिंक 1 और 2%, आई डोंट इवन रिमेंबर राइट नाउ, बट इट्स अ वेरी स्मॉल डिसोसिएशन. ठीक है, वी कैन कैलकुलेट कितना डिसोसिएट हो सकता है, लेकिन फॉर दैट वी नीड टू यूज़ फार्मूलाज एंड स्टफ, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. ओके, इक्विलिब्रियम में अपन देखेंगे उसको कि कितना डिसोसिएट होता है और कितना उसका pH होता है, वो सब कुछ अपन इक्विलिब्रियम चैप्टर में देखने वाले हैं. ठीक है, बट फॉर वीक एसिड डिसोसिएशन कंप्लीट न रहने की वजह से क्या हो रहा है कि कुछ एसिड या कुछ बेस पहले डिसोसिएट हुआ. ठीक है, अब वो रिएक्ट हो जाएगा, H प्लस प्लस OH वाटर हो जाएगा, उसका न्यूट्रलाइजेशन होगा. जब न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो फिर से कुछ एसिड और कुछ बेस क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा. लेकिन जो डिसोसिएशन के लिए जो एनर्जी आ रही है वो यही एनर्जी यूज़ कर रहे हैं. -57 जो एनर्जी लिबरेट हो रही है न्यूट्रलाइजेशन में, वो एनर्जी यूज़ की जा रही है फॉर द डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस. तो क्या हो रहा है कि जितनी एनर्जी लिबरेट हो रही थी उसमें से कुछ यूज़ हो रही है एनर्जी, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगी टोटल नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज गोइंग टू बी लेस दैन
-57 किलो जूल। समझ में आया क्या ये? इज दिस क्लियर? ओके, द लोअर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन द लोअर इज द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। समझ में आया ना? बेसिकली अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एनर्जी जो है लिबरेट होगी वो और कम होगी। इसेंशियली डिसोसिएशन कम है तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी डिसोसिएट होने के लिए, तो ये जो एनर्जी है वो यूज़ की जा रही है ज़्यादा फॉर डिसोसिएशन। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने को मिलेगी दैट इज़ गोइंग टू बी लेस। ओके, hence we can say that the enthalpy of neutralization is basically a measure of strength of acid and base। अगर मान लो 57 किलो जूल पर मोल एनर्जी लिबरेट हो रही है, ठीक है, तो ये एसिड और बेस कैसा हो गया? स्ट्रांग हो गया। ओके, अगर लेस देन है -57 किलो जूल, अगर उससे लेस देन हो रही है तो इट इज़ अ वीक एसिड एंड वीक बेस। जितनी कम एनर्जी लिबरेट होगी उतना वीक एसिड एंड वीक बेस ये रहेगा। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड है? नेक्स्ट जो है दैट इज बेसिकली एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, जैसे यहाँ पे रिएक्शन देख लो। सबसे पहले मैंने क्या कर लिया? कॉपर सल्फेट ले लिया सॉलिड, दैट इज अनहाइड्रस, इजंट इट? कॉपर सल्फेट अनहाइड्रस ले लिया। अब अनहाइड्रस ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, रिमेंबर? हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? इट इज़ गोइंग टू एब्जॉर्ब वाटर। ओके, इट इज़ गोइंग टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, राइट? एटमॉस्फेयर में जितना भी पानी है, राइट, मॉइस्चर है, उसमें से ये 5 मोल पर 5 मोल्स ऑफ वाटर पर मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट एब्जॉर्ब होगा एंड यू गेट पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट। ठीक है, इन मेनी केसेस दीज आर ऑल्सो एक्सोथर्मिक बट नॉट नेसेसरी इन ऑल द केसेस। जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो रहा है तो ये जो मॉइस्चर है दैट गोज इनटू द क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, और ये जो सब्सटेंसेस बन रहे हैं, ओके, कॉपर सल्फेट एंड पेंटाहाइड्रेट, ये दोनों का लैटिस स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा। लैटिस स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो कोई ना कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगी या एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, ये अपन अगेन वी सी दैट इन फ्यूचर क्लासेस अपन देखेंगे इसको कि कब लिबरेट होती है, कब एब्जॉर्ब होती है। बट इन जनरल अगर मान लो अनहाइड्रस है और उसको अपन ये कर रहे हैं हाइड्रेट, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है, तो ये कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। लेकिन अगर मैं इसमें वाटर ऐड करता हूँ, ठीक है, तो ये एंडोथर्मिक रह सकता है एंड दैट मे एक्चुअली, जैसे CuSO4 आई थिंक 7H2O भी होता है एक क्रिस्टल, सो दिस इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी पॉजिटिव। ओके, ठीक है ना? दिस कुड बी बिकॉज ऑब्वियसली लैटिस स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो रहा है। सो बिकॉज द लैटिस स्ट्रक्चर इज चेंजिंग देयर इज अ चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, और इसके कर्व्स भी अपन प्लॉट करते हैं। बेसिकली एनर्जी कितनी लिबरेट हो रही है, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, इसके कर्व अपन प्लॉट कर सकते हैं। सो यू कैन प्रोबेबली सी अ ब्रेक पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इट माइट बी समथिंग लाइक दिस, इस तरह का ब्रेक पॉइंट तुमको दिखेगा। यहाँ तक एनर्जी रिलीज हो रही है, फिर उसके बाद एब्जॉर्ब हो रही है, समथिंग लाइक दैट। ओके, इसको बना के देखेंगे बेसिकली। सो इसको अगर डिफाइन करना है तो अपन डिफाइन इस तरह से करेंगे इसको, द एंथैल्पी, ओके, ऑफ रिएक्शन व्हेन 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड? इनकम्प्लीटली हाइड्रेटेड या अनहाइड्रस। ठीक है, वी आर यूजिंग इनकम्प्लीटली हाइड्रेटेड या अनहाइड्रस, जैसे यहाँ पे अपन अनहाइड्रस कंपाउंड यूज करें। सो 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड, ओके, combines with the requisite amount of water to form a fully hydrated salt। fully hydrated salt बनाएगा, उसको अपन बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ओके, और ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस। ओके, बेसिकली there we can use, in many cases we can use Hess's law to calculate this। we can use different hydrated state, और किसी एक स्टेट का अपन एंथैल्पी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग Hess's law। ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज टू रीअरेंज द इक्वेशन। ओके, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये करना है, और जो इक्वेशन बना है उसका एंथैल्पी कैलकुलेट सिंपली यूजिंग Hess's law। ठीक है, देन देर आर मेनी अदर एंथैल्पीज लाइक दिस। ओके, हर प्रोसेस के लिए तुम एंथैल्पी बोल सकते हो, हर रिएक्शन के लिए तुम एंथैल्पी डिफाइन कर सकते हो, किस तरह से डिफाइन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थे अपन ने अभी तक डिस्कस कर लिए थे, बेसिकली एंथैल्पी ऑफ कंबशन, बॉन्ड एंथैल्पीज हो गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ओके,
हाइड्रेशन एंथैल्पी इज़ नॉट दैट एक्चुअली इम्पॉर्टेंट बेसिकली, बट इट इज़ इन द सिलेबस, ठीक है. बट जो मेजर एंथैल्पीज़ है वो तुमको ध्यान में रखना है. ऑल्सो नीड टू रियलाइज़ कि किस तरह से अपन उसकी वो एंथैल्पीज़ लेके रिएक्शन एंथैल्पीज़ कैलकुलेट करते हैं. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया, एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो गया, राइट, बॉन्ड एंथैल्पीज़ हो गई. ये एंथैल्पी से अपन रिएक्शन की एंथैल्पी निकाल सकते हैं. इसके एग्जांपल्स अपन ने लास्ट क्लास में देख लिए थे, ठीक है ना. देन लेट्स टॉक अबाउट फ्यू मोर एंथैल्पीज़. एक एंथैल्पी है एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन. मतलब अगर कोई सॉलिड ले रहा हो, उसको पानी में डाल रहा हो, सॉल्ट डिज़ोल्व हो रहा है, ओके, तो उसको अपन बोल रहे हैं एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन. ओके, नाउ यहाँ पे जब अपन पानी डाल रहे हैं तो वी जस्ट एडिंग जस्ट इनफ वाटर टू डिज़ोल्व द सॉल्ट. समझ में आ रहा है. सो बेसिकली मेकिंग अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, और उस केस में जो एंथैल्पी लिबरेट हो रही है उसको बोल रहे हैं अपन एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन. ओके, और इसमें दो स्टेप्स होते हैं बेसिकली, क्योंकि सॉलिड, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल लेता हूँ मैं. मैंने NaCl ले लिया, ठीक है, और इसको पानी में डालना H2, जस्ट इनफ अमाउंट ऑफ वाटर टू डिज़ोल्व ऑल NaCl. तो NaCl क्या हो जाएगा? एक्यूअस, इजंट इट? NaCl एक्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, अब यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है बेसिकली? ओके, व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोसेसेस दैट इज एक्चुअली हैपनिंग? तो मैं इसको ब्रेक डाउन कर सकता हूँ इनटू 2 स्टेजेस. सबसे पहले तो NaCl जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, राइट, क्योंकि सॉलिड है और ये आयंस जो है वो सेपरेट होना है. या फिर जो मॉलिक्यूल्स है, अगर मान लो शुगर डाल रहा हो तो शुगर के मॉलिक्यूल सेपरेट होना है, इजंट इट? तो यहाँ पे ये केस में ये होना है इसका, ठीक है. मैं इसको गैशियस स्टेट में लिखते हैं अपन, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली इन अ गैशियस स्टेट. ध्यान में रखना, इट्स अ थ्योरेटिकल थिंग, राइट. यू आर बेसिकली फॉर्मिंग आयंस, ओके, बट इट हैज़ टू बी इन अ गैशियस स्टेट, ठीक है. इसको अपन क्या बोलेंगे? लैटिस एंथैल्पी, है ना. ये हो गया लैटिस एंथैल्पी. एंड देन दिस इज स्टेज 1. और जो आयंस बने हैं उसको अपन पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, इसको अपन बोल रहे हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन H. तो ये 2 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना. यू मे, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है. यू मे से कि इसका क्या मतलब होता है बेसिकली. देखो, कौन सा सॉल्ट डिज़ोल्व होगा, कौन सा सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं होगा, ये कौन से चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है? लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी, दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है. ओके, अगर मान लो लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है, ठीक है ना, लैटिस एंथैल्पी कैसा है? वेरी हाई. इसका मतलब ये सॉलिड ब्रेक करने के लिए अपने को ज़्यादा एनर्जी लगेगा, बराबर है ना. तो ये सॉलिड ब्रेक नहीं होगा. अगर सॉलिड ब्रेक नहीं हो रहा है तो क्या ये डिज़ोल्व होगा? नहीं होगा. समझ में आया ना. अगर लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है तो सॉलिड ब्रेक नहीं होगा. अगर मान लो कि हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है, ओके, लो है, तो ज़्यादा एनर्जी लिबरेट नहीं हो रही है, ठीक है. ज़्यादा एनर्जी लिबरेट नहीं हो रही है तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फिर से ये सॉलिड डिज़ोल्व नहीं होगा. अपने को क्या चाहिए कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, ओके, ध्यान में रखो ये स्टेटमेंट, हाइड्रेशन, मैं हाइड्रेशन एंथैल्पी इसी तरह से लिख रहा हूँ, इज मोर देन लैटिस एंथैल्पी. अगर ये है तो सॉलिड क्या होगा? डिज़ोल्व होगा. अगर ये नहीं है तो सॉलिड डिज़ोल्व नहीं होगा. अंडरस्टूड है क्या? हाइड्रेशन एंथैल्पी मस्ट बी मोर देन लैटिस एंथैल्पी फॉर डिसोल्यूशन. समझ में आया ना. क्योंकि जितनी एनर्जी यहाँ पे अपने को लग रही है लैटिस एंथैल्पी के लिए, उतनी एनर्जी यहाँ से अपने को मिलनी चाहिए. समझ में आया. अगर उतनी एनर्जी नहीं मिल रही है हाइड्रेशन से तो सॉलिड जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगा. ओके, सो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है डिसोल्यूशन ऑफ एनी सॉलिड. ओके, अब ये जो डिसोल्यूशन का जो है वो अपन वी कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम हाइड्रेशन एंथैल्पी से, ठीक है ना. ये जो डिसोल्यूशन का जो एंथैल्पी है इसको अपन हाइड्रेशन एंथैल्पी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी को इससे कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ये है, ठीक है ना. एंड देन देयर इज समथिंग लाइक दिस, CuSO4 गिव्स यू, ओके, वाटर ऐड कर रहे हैं अपन, ओके, वाटर ऐड कर रहे हैं,
and you get CuSO4 aqueous, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पानी डाल दिया। तो इंटरमीडिएट जो स्टेज है बेसिकली फ्रॉम CuSO4 5, ओके, CuSO4 5H2O to CuSO4 aqueous, इसका एंथैल्पी कितना है ये मैं निकाल सकता हूँ फ्रॉम दिस, इजंट इट? या मेरे को ये रिएक्शन चाहिए, ओके, आई वांट दिस रिएक्शन, तो मैं क्या करूँगा, इस रिएक्शन को पलटा दूंगा, इजंट इट? दिस इज सॉलिड, ओके, ये रिएक्शन को पलटा दूंगा, ओके। सो जब मैं ये रिएक्शन को रिवर्स कर दूंगा तो ये हो जाएगा CuSO4 5H2O gives you, ओके, CuSO4 सॉलिड, ठीक है। मान लो कि इसका एंथैल्पी कुछ 50 किलो जूल पर मोल ऐसा कुछ है, तो इसका एंथैल्पी कितना हो जाएगा, ये माइनस मान लेते हैं अपन, ये -50, तो ये हो जाएगा +50 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसका कोई एंथैल्पी रहेगा व्हाटएवर, राइट, तो व्हाटएवर एंथैल्पी इज दिस, या, और फिर ये दोनों को ऐड करेंगे अपन, ओके, सिंपली ऐड दिस टू, सो CuSO4 जो है वो कैंसिल हो जाता है, एंड व्हाट वी गेट इज CuSO4 5H2O gives you, ठीक है, gives you CuSO4 aqueous, मतलब ये वाला रिएक्शन। तो ये जो भी वैल्यूज़ रहेंगी इनकी, कि इसकी एंथैल्पी एंड ये प्रोसेस की एंथैल्पी, ये दोनों को ऐड कर रहे हैं अपन, तो इसका जो है एंथैल्पी निकल रहा है। तो इंटरमीडिएट स्टेट से हाइड्रेशन कर रहे हैं अपन, तो उसका भी एंथैल्पी अपन निकाल सकते हैं यूजिंग हेसेस लॉ। दिस इज बेसिकली हेसेस लॉ। ऑलराइट, सो अब जो अपन देख रहे हैं बेसिकली यू गोना टॉक अबाउट हीट एंड वर्क। इसका डिस्कशन जो है कंटिन्यू करते हैं अपन, ठीक है। इसके पहले अपन ने इसको डिस्कस किया था बेसिकली हीट और वर्क को, ओके, इफ़ यू रिमेंबर दैट, लेकिन थोड़ा और उसको अच्छे से डिस्कस करते हैं, एंड विल ट्राई टू गेट सम इक्वेशंस आउट ऑफ इट, ओके, क्योंकि अपने को वी हैव टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ठीक है ना। सो हीट और वर्क जो है दोनों, इट हैज़ द सेम यूनिट, ठीक है, जूल्स में अपन हीट और वर्क को कैलकुलेट करते हैं, जूल्स या किलो जूल्स बोलो, कैलोरीज में भी करते हैं बेसिकली, बट दे हैव द सेम यूनिट, ओके। बट ये जो है दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इजंट इट? दे आर बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल वर्क कंसिडर करो, सो वर्क इज बेसिकली डन व्हेन देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, इजंट इट? वर्क कब अपन करते हैं? व्हेन देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, इजंट इट? एक जगह से दूसरी जगह कुछ चीज़ हो रही है बेसिकली, देयर इज अ एनर्जी दैट इज बीइंग ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म, उसको अपन बोलते हैं वर्क। इट्स नॉट जस्ट फ्लो ऑफ एनर्जी, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी हैज़ टू चेंज द फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, जब बॉल ऊपर से नीचे गिर रहा है मान लो, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे ग्रेविटी इज डूइंग सम वर्क, इजंट इट? सो जो वर्क है दैट ओनली एग्जिस्ट व्हेन देयर इज सम चेंज इन एनर्जी। एनर्जी अगर चेंज हो रही है तभी कुछ वर्क अपने को मिल सकता है, ओके। जैसे अपन इफ़ वी आर रनिंग फॉर एग्जांपल, तो क्या हो रहा है, जो हमारे बॉडी की जो केमिकल एनर्जी है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। या बाइक चला रहे हैं अपन, सेम थिंग, राइट, केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी और व्हाटएवर इट इज बेसिकली। सो देयर इज अ चेंज इन एनर्जी। हीट जो होता है बेसिकली इट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ओके। दो ऑब्जेक्ट्स है व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय एनी मीडियम बेसिकली, सो जो हीट है वो हमेशा क्या होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे ही फ्लो होगा, उल्टा नहीं हो सकता स्पॉन्टेनियसली, ठीक है ना। ये मतलब अपने आप नहीं हो सकता उल्टा, राइट। यू कैंट हैव अ बॉडी दैट वाज हॉट गेटिंग हॉटर, राइट, ये नहीं हो सकता। हॉट बॉडी कोल्ड होगा बेसिकली, और ये नेचुरल होगा, ओके। सो हम नोटिस कब करते हैं हीट को? व्हेन इट इज़ फ्लोइंग, दैट इज़ द ओनली पार्ट व्हेन वी एक्चुअली notice the heat, okay. We can say an object is hot or cold, right, when there is a flow of heat, otherwise we can't. Yeah, we notice only temperature, we can't actually notice heat. Temperature difference है तो हम लोग
नोटिस कर सकते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस में क्या हो रहा है कि हीट फ्लो हो रहा है। Okay, and so that's how we, there is a change in internal energy of the particles, there is change in kinetic energy of the particles basically जब heat flow होती है। okay, अगर मान लो दो objects है, okay, and they are connected by a wire or whatever, right, कुछ किसी medium से वो connected है। let's say this is at low temperature and this is at high temperature, तो क्या होगा, from high temperature to low temperature heat flow hoga। okay, there is a flow of heat and you can measure this by by thermometers basically। okay, there is a flow of heat। basically क्या हो रहा है, इसका जो kinetic energy है, kinetic energy, right, that is going to decrease और इसका kinetic energy increase होगा। ठीक है, जब temperature दोनों के same हो गए तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी जो है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज गोइंग टू बी सेम। ठीक है, ये बड़ा ऑब्जेक्ट है ऑब्वियसली, तो इसमें ज़्यादा इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड है, ये छोटा ऑब्जेक्ट है तो इसमें कम इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड है, बट दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द पार्टिकल और पार्टिकल्स ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर गोइंग टू बी सेम। ओके, ठीक है, सो इसेंशियली हम क्या बोलेंगे कि हीट कब अपने को मालूम करती है, व्हेन देयर इज अ फ्लो। ओके, हीट अगर फ्लो हो रही है तो ओनली देन वी कैन एक्चुअली सी दैट देर इज अ चेंज इन हीट। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, जो वर्क है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर मैं सिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूँ तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ओके, देर इज अ चेंज इन एनर्जी, इजंट इट। जब वर्क हो रहा है तो एनर्जी चेंज हो रही है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो सकता है। और फॉर एग्जाम्पल कंप्रेसिंग एंड एक्सपांडिंग अ स्प्रिंग, स्प्रिंग ले लो, उसको काफ़ी बार प्रेस करो, रिलीज़ करो तो क्या होगा, स्प्रिंग जो है गर्म हो जाएगा, लूज हो जाएगा। ओके, एंड दिस इज़ ईजी वे टू एक्चुअली लूजन इट अप। बेसिकली जस्ट प्रेस इट फ्यू टाइम्स, जो मेटल है स्प्रिंग का वो गर्म हो जाता है एंड इट विल बेसिकली लूजन अप अ लिटिल बिट। ओके, सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज बेसिकली यू आर डूइंग द वर्क, वर्क होने के वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है। ओके, यहाँ पे अपने को पता चल जाता है बेसिकली। ओके, इफ यू डू इट रैपिडली यू कैन एक्चुअली सी दैट द स्प्रिंग गेटिंग हॉटर एंड हॉटर। ओके, बोथ हीट एंड वर्क आर देयर फॉर प्रोसेसेस वेयर बाय एनर्जी इज एक्सचेंज। दोनों में क्या हो रहा है, हीट और वर्क में किसी तरह की एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। सो हीट एग्जिस्ट ओनली व्हेन इट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड। ओके ना, हीट कब एग्जिस्ट करेगा, जब ट्रांसफ़र हो रही है तब। एंड वर्क एग्जिस्ट ओनली व्हेन इट इज़ बीइंग डन। समझ में आया क्या? ये एकदम फिलोसॉफिकल पॉइंट है बेसिकली। ओके, साइंटिफिक एज वेल एज फिलोसॉफिकल। हीट तभी अपने को दिखती है जब वो फ्लो हो रही है, और वर्क तभी अपने को दिखता है जब वो हो रहा है, अदरवाइज नहीं दिखेगा। ओके, so when two bodies are placed in thermal contact with each other, energy flows from higher to lower temperature by means of heat। ठीक है, जब एनर्जी फ्लो हो रही है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, राइट, दैट इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ हीट। राइट, एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसफर एनर्जी, ओके, एनर्जी ट्रांसफर इज बेसिकली वर्क। समझ में आया क्या? जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, राइट, फ्रॉम व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, और जब हीट फ्लो हो रहा है, दैट इज बेसिकली हीट। Right, so we can see that as a temperature change. Any other form of temperature change, okay, basically is going to be a work। ठीक है, तो यहाँ पे दो केसेस अपन देखते हैं। जैसे we take a beaker of water at 25 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर मेरे को 26 डिग्री सेल्सियस करना है। ओके, सो वाटर में ऑप्शंस किस तरह से मैं कर सकता हूँ। केस 1, आई कैन स्टिर द वाटर विगरसली, है ना, वाटर जो है उसको बहुत ज़ोर से घुमाए तो भी टेम्परेचर बढ़ेगा ऑब्वियसली। दैट्स हाउ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर और कोल्ड ड्रिंक हो गया, या फिर कोल्ड, जैसे फॉर एग्जांपल आई ड्रॉप्स अपन आँखों में डालते हैं कभी, कि उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, बराबर है। तो रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो अपन क्या करते हैं, उसको हाथों में उसको रोल करते हैं। ऑब्वियसली दो चीज़ें हो रही है कि अपने बॉडी का टेम्परेचर उसको लग रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड देन वी आर रोलिंग इट, वी आर बेसिकली गिविंग इट काइनेटिक एनर्जी, इजंट इट। काइनेटिक एनर्जी देने की वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। सो वाटर जो है उसको विग्रसली अगर स्टर करता हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, एंड केस 2 रहेगा, आई कैन हीट द वाटर सिंपली, उसको लगा दिया है ना, हीट लगा दिया उसको, और वैसे भी मैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता हूँ। सो देर आर 2 ways आई कैन डू इट। आई कैन डू वर्क ऑन इट। द फर्स्ट इज बेसिकली वर्क,
एंड सेकंड इज हीट. ओके. और जूल्स ने यही बताया था कि it doesn't matter what type of thing you do, okay, either you heat it or you do work, लेकिन amount of energy अगर transfer करते हो, if that is same amount of energy अगर transfer कर रहे हो either via work or heat, the change in temperature is going to be same. समझ में आया क्या? It doesn't really matter तुम उसको heat कर रहे हो या उसके ऊपर कोई work कर रहे हो. alright, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हो तो सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर बढ़ेगा या डिक्रीज होगा, व्हाटएवर. ओके, सो दैट इज़ बेसिकली वाज डन बाय जूल्स. ओके, एंड इसीलिए ये सारी चीज़ों को, एनर्जी को अपन जूल्स का यूनिट देते हैं. सो एंड रिजल्ट कैसा रहेगा? सेम रहेगा. वाटर का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री से बढ़ेगा बेसिकली. तो दैट इज़ बेसिकली हाउ वी कैन इंक्रीज द टेम्परेचर. ओके, सो इंक्रीज इन टेम्परेचर कैसे कर सकते हैं अपन? वर्क डन ऑन द सिस्टम. ओके, एंड इन सेकंड केस हीट एडेड टू द सिस्टम. ये 2 तरीके हैं. तो वर्क अगर सिस्टम के ऊपर हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, राइट. और अगर हीट ऐड हो रहा है तो भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और वाइस वर्सा भी. अगर वर्क अपन सिस्टम से करवा रहे हैं तो टेम्परेचर सिस्टम का ड्रॉप होगा. अगर हीट अपन सिस्टम से निकाल रहे तो सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा. Okay, so change in internal energy of the system can be by 2 methods, heat and work. ठीक है ना? There are infinite number of combinations we can do. Basically we can combine heat and work. दोनों कर सकते हैं, सिर्फ heat सिर्फ work, and then we can use various different combinations of heat and work and achieve the same result. Okay, and in many cases it would actually work. जैसे फॉर एग्जाम्पल रोलिंग द हैंड इज़ बेसिकली वी आर डूइंग बोथ हीट एज वेल एज वर्क. यही कर रहे हैं ना अपन. जब अपन जैसे फ्रीज में से बॉटल निकाल रहे हैं, जो आई ड्रॉप वाली बॉटल है, उसको रोल कर रहे हैं हाथ में. सो वी आर बेसिकली डूइंग बोथ. वी आर ट्रांसफरिंग द हीट फ्रॉम द बॉडी, एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो डूइंग द वर्क, isn't it? So we can do various different combinations of this. There are infinite number of possible ways we can do that, and this will basically increase the internal energy, okay, or change the internal energy of the system. It doesn't really matter, the internal energy in from the initial to final state will always be same. बराबर है. अगर टेम्परेचर सेम है इनिशियल और फाइनल में, ओके, वी इंक्रीज द टेम्परेचर बाय लेट्स से 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ द फाइनल सिस्टम इज ऑल्सो गोइंग टू बी सेम, आइदर यू डू हीट और वर्क और कॉम्बिनेशन ऑफ दैट. तो इसका मतलब क्या हो गया? इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन. ये अपन ने इसमें भी बताया था कि इंटरनल एनर्जी जो होता है, isn't it? हमने लास्ट इसमें भी बताया था ये कि जो इंटरनल एनर्जी होता है दैट इज एक्चुअली अ स्टेट फंक्शन. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ. वेदर तुम सिस्टम को हीट करो या उसके ऊपर वर्क करो, इट डजेंट रियली मैटर. जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ओनली. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ. क्लियर है क्या ये? सो लेट्स मूव ऑन टू हीट कैपेसिटी. ठीक है, देखो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, ओके, अदर देन रिएक्शन के एंथैल्पीज छोड़े तो बेसिकली हीट वर्क से लेके जितने भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, ऑलराइट, वो सारे कॉन्सेप्ट्स तुमको फिजिक्स में भी आने वाले हैं. ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स आर देयर इन फिजिक्स ऑल्सो. तो अच्छे से सीख लो, पढ़ लो, ये तुमको फिजिक्स में बहुत काम आएंगे. ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा अगर यहाँ पे अच्छे से समझ में आया. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी गोना लुक एट इज़ हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी जो है इसका डेफिनेशन ये है कि द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री. ठीक है, सो लेट्स से वी हैव अ बकेट ऑफ वाटर है यहाँ पे मान लो, ऑलराइट, और इसका टेम्परेचर है लेट्स से 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और इसको मैं हीट करता हूँ टू 26 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, 26 डिग्री सेल्सियस हीट करता हूँ. ओके, 1 डिग्री से इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो इसमें जो क्यू मेरे को देना पड़ेगा, हीट, इजंट इट, या इसमें जो मेरे को क्यू देना पड़ेगा हीट, उसको मैं बोल रहा हूँ हीट कैपेसिटी. समझ में आया? टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री. ओके, जो हीट मेरे को लगेगा उसको मैं बोलूँगा हीट कैपेसिटी. नाउ थिंक अबाउट इट. मान लो कि मैंने 2 ऑब्जेक्ट ले लिए, एक में कम पानी है, एक में ज़्यादा पानी है. तो हीट कैपेसिटी तो यहाँ पे जैसे Q यहाँ पे दे रहा है, लेट्स कॉल दिस एज Q1 एंड लेट्स कॉल दिस एज Q2. ठीक है,
तो यहाँ पे मेरे को कितना हीट देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, क्योंकि कम छोटा ऑब्जेक्ट है। ये जो है दैट इज़ अ बिगर ऑब्जेक्ट, इजंट। यहाँ पे मेरे को इसका 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। तो इसेंशियली जो Q है okay, given heat that will depend upon the amount of substance, okay, it also depends upon the type of the substance, isn't it? heat capacity काय के ऊपर डिपेंड करता है, अमाउंट और टाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने कोई प्लास्टिक ले लिया, प्लास्टिक का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो ऑब्वियसली ज़्यादा देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू सम मेटल, है ना। मेटल का टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा, प्लास्टिक का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, पेपर का टेम्परेचर जल्दी नहीं बढ़ेगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट एंड टाइप, ओके। हीट कैपेसिटी 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मेरे को कितना उसको हीट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सो लेट्स से डेल्टा टी Q इज इक्वल टू C, ओके, डेल्टा टी, ठीक है। कितना हीट देना पड़ेगा टू इंक्रीज द टेम्परेचर, ऑलराइट। ये काय के ऊपर डिपेंड करेगा, कांस्टेंट, ओके, सम कांस्टेंट ऑन दैट मेटल, वो मेटल के कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा बेसिकली, इजंट इट। सो ये हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। तो C को मैं इस तरह से लिखता हूँ, C इज Q बाय डेल्टा टी, ओके। और इसका यूनिट रहेगा जूल्स पर केल्विन या किलो जूल पर केल्विन, ओके। सो दैट इज़ हीट कैपेसिटी। ये हमारे कोई काम का टर्म नहीं है बेसिकली। द रीज़न फॉर दैट इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट एज वेल एज टाइप, ओके, ठीक है। टाइप के ऊपर तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा ही करेगा, लेकिन अमाउंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो लार्जर अमाउंट लार्जर हीट कैपेसिटी, स्मॉलर अमाउंट स्मॉलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। सो ये हमारे कैलकुलेशन के लिए काम का नहीं है। वी कैन जस्ट कंपेयर 2 ऑब्जेक्ट्स जिनका हीट कैपेसिटी अगर सेम है, ऐसे 2 ऑब्जेक्ट ले लिए मैंने, तो मैं बता सकता हूँ कि किसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा, किसका टेम्परेचर कम बढ़े, स्लोली बढ़ेगा बेसिकली। और ये डिपेंड काय के ऊपर करेगा, क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट है इसलिए इट विल डिपेंड अपॉन द मास, ओके। जिसका मास ज़्यादा है उसको ज़्यादा हीट कैपेसिटी लगेगा, ओके, उसको ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा टू चेंज द टेम्परेचर। दिस इज़ अवर जनरल एक्सपीरियंस इन लाइफ, इजंट इट। बट वी डोंट यूज़ दिस इन कैलकुलेशन। ध्यान में रखो C इज इक्वल टू Q बाय डेल्टा टी, इतना ध्यान में रखो। स्पेसिफिक हीट इज समथिंग दैट इज़ एक्चुअली यूजफुल टू अस, ओके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई चीज़ जो है स्पेसिफिक कर लेते हैं। इसको सिंबल है CS, ओके। यहाँ पे इसेंशियली द सेम थिंग, वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, ठीक है, लेकिन फॉर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। समझ में आया क्या? 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ले रहे हैं और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए कितनी हीट लगेगी उसको अपन बोल रहे हैं स्पेसिफिक हीट। समझ में आया? अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे अपन ने अमाउंट स्पेसिफिक कर दिया है। नाउ वी कैन कंपेयर 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। समझ में आया? क्योंकि नाउ द मास इज सेम, ओके, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या सिंपली स्पेसिफिक हीट। सिंपली इसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। सिंपली क्या बोलते हैं इसको? स्पेसिफिक हीट। इसको देखो पर ग्राम लिखना है अपने को, है ना, पर ग्राम। तो मास क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा। दिस इज मास इन ग्राम एक्चुअली। C और CS, इसको C से भी इंडिकेट कर सकते हो तुम, लेकिन जनरली CS अपन यूज़ करेंगे इसके लिए। इट डिपेंड्स अपॉन द बुक, ओके। डिफरेंट ऑथर्स डिफरेंट सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं। तो CS इज इक्वल टू Q बाय डेल्टा टी टाइम्स M। समझ में आया क्या? दैट इज स्पेसिफिक हीट। Q बाय डेल्टा टी इज C, सो वी कैन ऑल्सो से CS इज इक्वल टू C बाय M, ठीक है। मास से डिवाइड कर रहे हैं अपन, और इसका यूनिट रहेगा जूल्स पर kg पर ग्राम, ओके। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि वी हैव अ लीड, ओके। लीड का स्पेसिफिक हीट है 0.128 जूल्स पर kg पर केल्विन, ओके, जूल्स पर केल्विन पर ग्राम। एंड इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर मैं 1 ग्राम लीड लेता हूँ, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर जो है, ओके, एट लेट्स से 20 एट सम टेम्परेचर T, ओके, एट सम टेम्परेचर T, तो इसका टेम्परेचर अगर मेरे को बढ़ाना है T+1 डिग्री, ठीक है, T+1 करना है टेम्परेचर, तो उसके लिए हीट कितना लगेगा मेरे को? 0.128 जूल। इतना हीट मेरे को देना पड़ेगा टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दैट बाय 1 डिग्री।
एंड देन आई कैन कैलकुलेट. अगर मान लो ठीक है 1 kg है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इजंट इट. अगर 1 kg है फिर सॉरी मतलब 1000 ग्राम है तो अमाउंट ऑफ हीट कितना लगेगा मेरे को, 128 जूल. ओके, इस तरह से. या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ 1 ग्राम के लिए इतना, तो 1 kg के लिए उतना किलो जूल, 0.128 किलो जूल, ऐसा भी बोल सकता हूँ मैं सीधा सीधा. सो इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट कि मेरे पास ये मास है, इसका स्पेसिफिक हीट है, तो उसके लिए कितना हीट मेरे को देना पड़ेगा, इजंट इट. सो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला वेरी नाइसली. या Q इज इक्वल टू CS डेल्टा T M. ठीक है, अगर मेरे को मास मालूम है उस सब्सटेंस का, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कितने से टेम्परेचर चेंज करना है, CS स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी, तो ये अगर मेरे को मालूम है, मतलब 1 ग्राम के लिए इतना हीट देना पड़ेगा टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री. तो कितने ग्राम के लिए कितना टेम्परेचर चेंज करना है, उसके लिए मेरे को कितना हीट देना पड़ेगा, ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ से. ठीक है, सो दैट इज़ बेसिकली द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक हीट. तो क्यू कैलकुलेट करने के लिए ये इक्वेशन मैं यूज़ कर सकता हूँ. ठीक है, फॉर एनी सब्सटेंस. समझ में आया? जिसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, मान लो 2 सब्सटेंस है ए और बी. ठीक है, इसका स्पेसिफिक हीट मान लो है 0.128, ये मान लो लीड ही ले रहे हैं अपन. ओके, जूल पर केल्विन पर ग्राम, और इसका ले रहे हैं अपन 0.43 ऐसा कुछ ले रहे हैं अपन, व्हाटएवर, राइट, बी. सो इसका मतलब क्या हो गया कि बी का अगर 1 ग्राम ले रहा हो और ए का 1 ग्राम ले रहा हो, और दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो बी के लिए मेरे को 0.43 जूल एनर्जी देना पड़ेगा, और इसके लिए मेरे को 0.128 एनर्जी देना पड़ेगा जूल. तो यहाँ पे मेरे को कम एनर्जी देना पड़ रहा है टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री. इसका मतलब ये जल्दी गर्म होगा. जिसका स्पेसिफिक हीट कम है वो जल्दी गर्म होगा, जिसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है वो गर्म नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जांपल वुड हो गया या प्लास्टिक हो गया, है ना, दे डोंट गेट हॉट वेरी सून, ओके, क्विकली. तो उनका स्पेसिफिक हीट कैसा होता है, ज़्यादा होता है. समझ में आया क्या? और जो मेटल्स होते हैं उनका स्पेसिफिक हीट जनरली कम होता है, लो होता है, वो जल्दी गर्म होते हैं. ओके, सो दैट इज़ बेसिकली योर स्पेसिफिक हीट. तो इस तरह से अपन क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस निकाल सकते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का स्पेसिफिक हीट है 1 कैलोरी, ओके, 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, या 4.18 जूल पर ग्राम पर केल्विन. ओके, क्योंकि 1 कैलोरी जो है दैट इज इक्वल टू 4.18 जूल. ठीक है, ये कांस्टेंट है बेसिकली. 1 कैलोरी इज 4.18 जूल. ये थोड़ा ध्यान में रखो तो ज़्यादा काम आएगा कभी, क्योंकि कभी कभी तुमको जो जूल है उसको कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ता है. इन सम केसेस, इट इज़ नॉट ऑलवेज, इन सम केसेस तुमको हो सकता है कि जूल कैलोरी में या किलो जूल को किलो कैलोरी में कन्वर्ट करने की नौबत आ जाए. तो माइट ऑनर रिमेंबर 4.18 इज easy नंबर टू रिमेंबर, इजंट इट? ऑलराइट, अगर मान लो कि ये मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि दिस इज द अमाउंट, सो वी जस्ट टेक लाइक कैलोरीज, इजी टू कैलकुलेट, इजंट इट? 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन. देखो कैलोरी भी है ना, इट डजेंट साउंड लाइक कैलोरी इज 1. वाटर, थोड़ा सा वाटर का स्पेसिफिक इट इज़ 1 इज समथिंग दैट साउंड्स रिडिकुलस, इजंट इट? बट यू नो इन्होंने क्या कर दिया कि अमाउंट ऑफ एनर्जी वाटर इज़ वेरी कॉमन, तो वाटर का अगर टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है फॉर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसको बोल दिया 1 कैलोरी. समझ में आया? सो इट्स ऑल दैट्स व्हाई इट इज़ ऑलवेज 1. इट इज़ रेट्रोस्पेक्टिव. या सो इफ दिस इज समथिंग दैट इज गिवन टू अस, तो 1 लीटर ऑफ वाटर के लिए कितना अमाउंट लगेगा, कितना एनर्जी मेरे को लगेगा? 1 लीटर ऑफ वाटर इज बेसिकली 1000 ग्राम्स, बराबर है. अगर डेंसिटी 1 लेते हैं अपन, सो इट इज़ 1000 ग्राम. तो इसका मतलब 1 ग्राम के लिए 1 कैलोरी, तो 1 लीटर के लिए कितना हो जाएगा फिर? ओके, 1000 कैलोरी. 1000 कैलोरी को हम क्या बोलेंगे? 1 किलो कैलोरी. ओके, और 1 किलो कैलोरी ये हो जाएगा 4.18 किलो
किलो जूल पर केजी पर केल्विन। समझ में आया क्या? सो दैट इज बेसिकली 4.18 या दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड। समझ में आएगा? सो वी कैन एक्चुअली इजीली कैलकुलेट। अगर मान लो दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन एंड वी कैन से वी हैव 500 ग्राम ऑफ वाटर, ओके, और इसका टेम्परेचर 500 ग्राम ऑफ वाटर और इसका टेम्परेचर मेरे को 20 डिग्री से 30 डिग्री तक चेंज करना है। तो इसके लिए मेरे को कितनी एनर्जी लगेगी? आई कैन सिंपली पुट इट इन देयर। डेल्टा टी क्या रहेगा? 10 डिग्रीज। ओके, सी की वैल्यू मेरे को मालूम है 4.18, ओके, दैट इज इन जूल्स, और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 500। ओके, सो आई टू जस्ट मेक श्योर कि अगर ये ग्राम में है तो ये जूल में है, ओके, अगर ये केजी में है तो ये किलो जूल में रहना चाहिए। दैट्स ऑल, राइट। और इसको तुम सॉल्व कर लो। दैट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 20 to 30 डिग्री सेल्सियस फॉर हाफ kg ऑफ वाटर। ओके, इस तरह से तुम अमाउंट ऑफ हीट निकाल सकते हो। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी ये केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है और स्पेसिफिक हीट ये फिज़िक्स में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन आजकल केमिस्ट्री में भी स्पेसिफिक हीट ही यूज़ किया जाता है। ज़्यादा मोलर हीट मैंने देखा नहीं है आजकल, बट एनीवे यू जस्ट नीड टू नो, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। जब स्पेसिफिक हीट अपन ने देखा तो अपन ने बोला 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, इजंट इट? मोलर हीट में क्या बोलेंगे? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। इट्स अ केमिस्ट्री रिलेटेड टर्म। सो heat required to increase the temperature of 1 mole of substance by 1 degree, 8 डिग्री से 1 मोल का टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी हीट लगेगी? ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपन? वी आर टेकिंग 1 मोल ऑफ सब्सटेंस और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो कितनी हीट लगेगी? उसको अपन क्या बोलेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी। इसको भी कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं दिया है, इसको अपन CM से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अपन यूज़ कर रहे हैं। CM इज इक्वल टू Q टाइम्स डेल्टा T टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स। Q टाइम्स डेल्टा T क्या है? C। सो ये हो जाएगा CM इज इक्वल टू C/N और इसका यूनिट रहेगा जूल्स पर केल्विन पर मोल, ठीक है। कभी कभी तुमको कन्वर्ट करना पड़ सकता है फ्रॉम मोल्स टू ग्राम या ग्राम्स टू मोल, मतलब CM को CS में कन्वर्ट करने की नौबत आ सकती है या CS को CM में कन्वर्ट करने की नौबत है। सो बेसिकली ये मोल टू मास कन्वर्जन ही है, ओके। इंस्टेड ऑफ मोल्स यू टेक मास तो तुमको CS मिलेगा, और मास के जगह मोल्स ले लिया तो तुमको CM मिलेगा। इट्स वेरी सिंपल। सो जैसे फॉर एग्जांपल मोलर हीट कैपेसिटी जो है लीड की, दैट इज़ दिस। देखो अपन ने स्पेसिफिक हीट देखा था, इट वॉज समथिंग लाइक 0.128 ग्राम्स कुछ तो भी था ना, राइट। 0.128 जूल्स पर केल्विन पर ग्राम, इजंट इट? ये था लीड का स्पेसिफिक हीट और ये है लीड का मोलर हीट कैपेसिटी, ओके। मोलर हीट मतलब 1 मोल का सब्सटेंस अगर लेते हैं अपन लीड का, तो 1 मोल में तो काफ़ी सारे ग्राम्स हो गए। आई डोंट इवन रिमेंबर उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है लीड का, सॉरी एटॉमिक मास क्या है, बट एटॉमिक मास से अपन उसका मोलर मास निकाल सकते हैं, इजंट इट? एटॉमिक मास से अपन कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसके एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ लीड के, सो व्हाट आई गेट इज मोलर हीट कैपेसिटी। समझ में आ गया ना? सो दैट इज़ बेसिकली एटॉमिक मास इन ग्राम से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपने को ये मिल रहा है। सो दैट इज़ द मोलर हीट कैपेसिटी। समझ में आया? सो इन केमिस्ट्री दिस एक्चुअली इज़ यूजफुल, लेकिन आजकल यू नो इट्स मास टू मोल और मोल टू मास कन्वर्जन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वेदर यू गेट स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट कैपेसिटी डज इट शुडंट रियली मैटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इफ़ आई टेक 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ लीड, तो उसमें मेरे को 26.65 जूल्स एनर्जी देना पड़ेगा टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, ओके। देर आर फ्यू मोर कॉन्सेप्ट्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, वो अपन देखते हैं। ऑलराइट, स्पेसिफिक हीट जो है, राइट, दिस प्लेज अ मेजर रोल इन थर्मोडायनामिक्स। इसको थोड़ा अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो कॉन्सेप्ट्स है दीज आर बेसिकली रिलेटेड टू द सेम, ओके। हमको ये मालूम है कि हीट इज़ बेसिकली नॉट अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। हीट इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन।
तो अगर हीट नहीं है स्टेट फंक्शन, तो हीट कैपेसिटी जो C है, C इज़ बेसिकली हीट कैपेसिटी, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ स्टेट फंक्शन. मतलब कि it is a path function. It will depend upon how you do it. Okay, it will depend upon the path that is taken, right? There are two types of specific heat. Yeah, remember, specific heat, heat capacity, these are not state function, they are path function. Path के ऊपर depend करते हैं. Okay, not they depend upon initial and final state, but they also depend on the path. ठीक है. जो हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट है, दे कैन बी कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम. इसके ऊपर भी ये वैल्यू डिपेंड करती है. समझ में आएगा? बिकॉज दे आर, रिमेंबर, दे आर नॉट अ स्टेट फंक्शन, दे आर पाथ फंक्शन. तो ये डिपेंड काई के ऊपर भी करेगा. मैं अगर हीट कैपेसिटी या हीट जो है वो दे रहा हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर दे रहा हूँ या कांस्टेंट वॉल्यूम दे रहा हूँ. तो ये जो नेक्स्ट जो पोर्शन आ रहा है यहाँ पे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये फिज़िक्स में भी तुमको जैसे के वैसे आएगा, समझ लो. ठीक है, जैसे के वैसे फिज़िक्स में भी आएगा. ऑलराइट. सो बिकॉज हीट इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन, हीट एडेड डिपेंड्स अपॉन द पाथ टेकन विच लीड्स टू टू स्पेशल पाथ ऑन पीवी डायग्राम. पीवी डायग्राम में अलग अलग कर्व अपने को मिलते हैं. सो हाउ यू, वेदर डू यू डू इट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, अडियाबैटिक है, रिवर्सिबल है, इस तरह से अलग अलग टाइप के अपने को कर्व्स मिल सकते हैं पीवी डायग्राम में, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में. ओके, विच इज़ बेसिकली अ बॉयल्स ग्राफ, रिमेंबर दैट, राइट. दीज पाथ्स आर कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है. सो सबसे पहले अपन देख रहे हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. ओके, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. तो यहाँ पे C के जगह अपन यूज़ कर रहे हैं CP टू इंडिकेट इट इज़ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड दैट इज इक्वल टू QV बाय डेल्टा T. QVs, देखो रिमेंबर अपना इक्वेशन क्या था, C इज इक्वल टू Q बाय डेल्टा T, है ना. हीट कैपेसिटी को अपन इस तरह से डिफाइन किया था. ओके, तो यहाँ पे CP, okay, to indicate that it is a specific heat at constant pressure, तो QB at constant pressure रहेगा. okay, तो CP and QP both of them are path function, isn't it? तो इसलिए अपन उनका path indicate कर रहे हैं by indicating P for constant pressure. okay, तो ये बनता है. लेकिन हमको ये भी मालूम है QV heat given at constant, this should be, sorry, yeah, there is a mistake there. ये QP है. okay, so we are basically specifying the path. So this is CP is equal to QP by delta T. तो हमको ये भी मालूम है heat given at constant pressure is equal to delta H, and heat given at constant volume is delta U. okay, ये अपन ने लास्ट क्लास में की देखा था, if you guys remember this. okay, so I can, instead of writing QP, I can write delta H. ठीक है. So this becomes CP is equal to, ठीक है, CP is equal to delta H by delta T. ठीक है. You can also write DH by dt. okay, DH by dt. okay, it's the same as delta H and delta T. कुछ बुक्स में DH dt लिखा रहता है, मैंने delta H by delta T लिया है. The reason for that is DH by dt is small change in enthalpy over small change in temperature. ठीक है. इसका फिर अपन इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने से अपने को ये इक्वेशन मिलता है. दिस इज डेरिवेटिव फॉर्म, दिस इज इंटीग्रेटेड फॉर्म. इट डजंट रियली मैटर. कैलकुलेशन के लिए अपन हमेशा इंटीग्रेटेड फॉर्म यहाँ पे यूज़ करते हैं. फिजिक्स में तुम ज़्यादा डी वाले टर्म्स ज़्यादा यूज़ करते हो, आई डोंट नो व्हाई. ठीक है. सो CP इज इक्वल टू डेल्टा H बाई डेल्टा T. समझ में आया क्या? सो हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज चेंज इन एंथैल्पी डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है, सिंपल डेरिवेशन है बेसिकली, देयर इज नथिंग मच टू इट. okay, so this is heat capacity at constant pressure. okay, similarly you can also do heat capacity या specific heat at constant volume. remember specific heat अगर ले रहे हो तुम तो यहाँ पे m तुमको लेना पड़ेगा, या इन बोथ केसेस m लेना पड़ेगा. सिर्फ हीट कैपेसिटी निकाल रहे हो तुम तो यहाँ पे मे बी थोड़ा सा करेक्शन की ज़रूरत है. आई वाजंट पेइंग अटेंशन दैट मच, तो मे बी देयर इज सम करेक्शन रिक्वायर्ड यहाँ पे कि इफ़ यू आर यूजिंग हीट कैपेसिटी, so yeah, just should be just C. okay, and specific heat use कर रहे हैं तो there should be M there in both cases. okay,
So specific heat at constant volume, so this is actually CV, ये मैं करेक्शन कर लूँगा बाद में. So specific heat at constant volume CV is equal to QV by delta T. ठीक है, ये इंडिकेट कर रहे हैं अपन, बट वी ऑल्सो नो QV इज डेल्टा U. ओके, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है, ध्यान में रखना. वॉल्यूम फिक्स्ड है और उसको हीट कर रहे हैं अपन. सो QV एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ठीक है, सो CV इज इक्वल टू डेल्टा U बाय डेल्टा T. ठीक है, दिस इज हीट कैपेसिटी. अगर स्पेसिफिक हीट इंडिकेट करना है तो सिंपली मल्टीप्लाइड बाय m. या मोलर हीट कैपेसिटी अगर इंडिकेट करना है तो यू डू मोल, n से इंडिकेट कर दो. ओके, इज दिस क्लियर? तुमको याद समझ में आ गया क्या CP एंड CV का डिफरेंस क्या है? ओके, CP इज डेल्टा H बाय डेल्टा T एंड CV इज डेल्टा U बाय डेल्टा T. ठीक है, हमने देखा है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, दोनों का रिलेशनशिप, चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इनका ये रिलेशनशिप है. राइट, अब हम लोग चेंज करेंगे टर्म्स को. वी नो डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा H इज Q. ओके, डेल्टा H रिमेंबर यहाँ पे वर्क हो रहा है तो चेंज हो रहा है वॉल्यूम, सो दिस हैज़ टू बी कांस्टेंट प्रेशर. तुम ध्यान में रखो, सबसे ज़्यादा रेलेवेंट टर्म होता है अपने लिए डेल्टा H. मैंने बताया था तुमको कि सारे प्रोसेस अपन कहीं पे करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं. ओके, लॉट ऑफ द प्रोसेसेस दैट वी डू आर एट कांस्टेंट वॉल्यूम. जो भी हमारे आजू बाजू में सब कुछ हो रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वी आर डूइंग एवरीथिंग एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम. अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे कांस्टेंट प्रेशर सॉरी वी आर डूइंग एवरीथिंग एट कांस्टेंट प्रेशर. अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहा हूँ सो इट बिकम्स QV. ठीक है, सो आई जस्ट रिप्लेस दैट टर्म, QP इज इक्वल टू QV प्लस P डेल्टा V. ओके, फ्रॉम दीज इक्वेशंस. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इंडिकेट करता हूँ, मान लो कि N मोलर हीट कैपेसिटी ले रहा हूँ मैं यहाँ पे. ओके, बिकॉज दैट इज़ मोर रेलेवेंट टू अस, तो मैं ये बोल सकता हूँ QV इज इक्वल टू N CV डेल्टा T, इजंट इट? और ये टर्म क्या हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी के लिए, ये हो जाएगा CV सॉरी ये हो गया फॉर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा U. ठीक है ना, ध्यान में रखना. सो दिस इज डेल्टा U हियर, या दिस इज योर डेल्टा U. डेल्टा U क्या है? NCV डेल्टा T. समझ में आया ना? ऑलराइट, एंड QP इज इक्वल टू, लिख सकता हूँ NCP डेल्टा T, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा H. ठीक है, तो ये भी तुमको ध्यान में रखना है, डेल्टा H इज इक्वल टू NCP डेल्टा T. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. या ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि दैट्स हाउ वी डिफाइन द प्रोसेस. ओके, ठीक है, डेल्टा U को मैंने डिफाइन किया था हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा H को मैंने डिफाइन किया था हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है ना, और ये मैं यहाँ पे रख रहा हूँ. सो QP ये पूरा मैं यहाँ पे रख दूंगा, QP इज इक्वल टू दिस, QV इज इक्वल टू दैट. ओके, ये अपने को ध्यान में रखना है. एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, दिस इज इक्वल टू डेल्टा U, दिस इज इक्वल टू डेल्टा H. ओके, तो ये दोनों अपन यहाँ पे ये इक्वेशन में रख देंगे, QP की वैल्यू यहाँ पे, QV की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, एंड व्हाट वी एक्चुअली गेट इज दिस. ओके, and also from ideal gas equation, PV is equal to nRT. Okay, if we do at constant volume, P delta V is equal to nR delta T. ठीक है, from ideal gas. और यहाँ पे अपन P delta V की वैल्यू भी रख देंगे. So we are, our equation is QP is equal to QV plus P delta V, isn't it? That is our equation. QP रख देंगे NCP delta T, QV रख देंगे NCV डेल्टा T, P डेल्टा V रख देंगे NR डेल्टा T. ठीक है ना, अब यहाँ पे ऑब्वियसली तुम देखो कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं. या डेल्टा T कैंसिल, N कैंसिल, isn't it? And as a result of that, what we get is CP
इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, इतना बचा है. ओके, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर. और इसको मैं अगर रीअरेंज करता हूँ, what we get is Cp minus Cv is equal to R. मतलब कि heat capacity at constant pressure, okay, minus heat capacity at constant volume is equal to ideal gas constant. ठीक है, ideal gas constant. और ये वैल्यू अपने को मालूम है, in joules it is 8.314 joules which is equal to 2 calories. ठीक है ना, which is equal to 2 calories. तो जो डिफरेंस आता है Cp और Cv का, that is actually 2 calories. समझ में आया? मतलब कि if I have a system and I heat it, okay, इसको हीट कर रहा हूँ, पहले तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करता हूँ, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करता हूँ. तो जो हीट दे रहे हैं उसको अपन बोलेंगे QV, ओके, विच इज़ इक्वल टू डेल्टा U. ठीक है, तो जो हीट कैपेसिटी है इस केस में, जो हीट कैपेसिटी है इस केस में, दैट इज CV, दैट इज द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इजंट इट. सेकंड टर्म आ रहा है अपना कांस्टेंट वॉल्यूम, मैं इसी को हीट करता हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर, इजंट इट, दैट इज इक्वल टू QP, और इसको अपन डेल्टा H बोलते हैं. ओके, इजंट इट. सो ये अपने को मालूम है. और यहाँ पे जो हीट कैपेसिटी है दैट इज इक्वल टू Cp. क्या दोनों Cp और Cv सेम रहेंगे? ऑब्वियसली नहीं, इक्वेशन अपने पास है, दोनों में डिफरेंस है. डिफरेंस कितने का है? R का. देखो यहाँ पे अमाउंट ऑफ गैस सेम है, स्टार्टिंग टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, एवरीथिंग इज सेम, देयर इज नॉट गोइंग टू हैपन. डिफरेंस क्या यहाँ पे है? व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस केसेस? यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है, वर्क हो रहा है क्या? नो, बराबर है, नो वर्क, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, राइट, वॉल्यूम फिक्स्ड है, सो नथिंग इज गेटिंग पुश्ड. और यहाँ पे इज देयर अ वर्क इन दिस पर्टिकुलर केस? यस, सम वर्क डन. तो मान लो मैं हीट कर रहा हूँ इस सिस्टम को एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ पे कोई वर्क नहीं हो रहा है, इजंट इट, वर्क नहीं हो रहा है. तो जितनी एनर्जी मैं दे रहा हूँ, जितना हीट मैं इसको दे रहा हूँ, वो सारे का सारा हीट काहे में जा रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज करने में जा रहा है, बराबर है. सारे के सारा हीट जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने में जा रहा है. मान लो कि मेरे को टेम्परेचर इंक्रीज करना है फ्रॉम 10 डिग्रीज टू 20 डिग्रीज, दोनों केसेस में, ठीक है. तो मैं सारा हीट जो दे रहा हूँ वो इसका इंक्रीज हो रहा है टू इंक्रीज द टेम्परेचर, इज बीइंग यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर. ये केस में क्या हो रहा है? मैं इसको हीट दे रहा हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा पार्टिकल्स का, लेकिन पिस्टन अभी मूव होगा ना ऊपर, वर्क होगा, इजंट इट, सम वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. तो कुछ एनर्जी तो वहाँ पे लॉस हो रहा है, इजंट इट, कुछ एनर्जी वहाँ पे लॉस होगा. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मेरे को इसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा थोड़ा. तो Cp कैसा रहेगा? ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आई नीड टू हीट लिटिल बिट मोर, इजंट इट, टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री. यहाँ पे क्या हो रहा है? वर्क ही नहीं है ना, सारी की सारी एनर्जी, जितनी भी एनर्जी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऑल दैट एनर्जी इज बीइंग यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर. और यहाँ पे सम ऑफ दैट एनर्जी इज बीइंग यूज्ड टू डू द वर्क. तो इस केस में मेरे को ज़्यादा उसको हीट करना पड़ेगा टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री. तो यहाँ पे Cp माइनस CV इज इक्वल टू R निकल जाए, डिफरेंस आता है, दैट इज बेसिकली R. Cp इज ग्रेटर देन CV, ठीक है ना. Cp इज ग्रेटर देन CV. वाई? बिकॉज Cp में ओके देर इज सम वर्क बीइंग डन, बराबर है ना. यहाँ पे अपन जब हीट दे रहे, वी आर डूइंग एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वर्क हो रहा है, सम एनर्जी इज बीइंग यूज्ड टू डू द वर्क. As a result of that, we need to heat it a little bit more to do the same temperature change. Okay, so for the same temperature change, for the same gas and everything same, अगर मैं CV पे हीट करता हूँ तो मेरे को हीट कम लगेगा, CP पे हीट करता हूँ तो हीट ज़्यादा लगेगा. And that's why CP is always more than CV. Clear है ये? This is absolutely fundamentally very important concept.
ठीक है, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई, यू नीड टू नो दिस डेरिवेशन एज वेल. ये पूरे के पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये सब फिजिक्स में तुमको आएगा फिर से. सो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं दैट इज हीट कैपेसिटी का रेशियो. अपन ने देखा Cp और CV देयर इज ए डिफरेंस बिकॉज यू नो Cp एंड CV आर path function, not a state function, isn't it? That's why there is a difference. तो इसका जो रेशियो होता है Cp by CV का, इसको अपन बोलते हैं adiabatic इंडेक्स या आइसोट्रोपिक एक्सपांशन फैक्टर. आइसोट्रोपिक एक्सपांशन फैक्टर. सो व्हाट इज आइसोट्रोपिक एक्सपांशन फैक्टर? ये आइडियलाइज थर्मोडायनामिक प्रोसेस है विच इज बोथ adiabatic एज वेल एज रिवर्सिबल. ठीक है, ये कैसी प्रोसेस है? adiabatic एज वेल एज रिवर्सिबल. मतलब यहाँ पे जितनी भी हीट अपन दे रहे हैं वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो रही है. आइडियलाइज है, हीट लॉस नहीं हो रहा है. आइसोट्रोपिक में क्या हो रहा है? हीट लॉस नहीं हो रहा है. इट्स अ वेरी आइडियलाइज प्रोसेस. तो मैक्सिमम वर्क अपने को मिल रहा है. यू नो वी आइडियलाइज द सिचुएशन. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन मान लो एंड देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट और मैटर, कुछ भी बाहर नहीं जा रहा है. सो यू विल गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क. ओके, ये बेसिकली आइडियलाइज्ड हो गया. ओके, तो ये जैसे इफ़िशियंसी होती है, राइट, उसके लिए ये काम आता है. इफ़िशियंसी निकालना है तुमको कि ये जो इंजन है वो कितना इफ़िशियंट है, उसको निकालना है. तो वी नो कि आइसोट्रोपिक में 100% इफ़िशियंसी मिलेगा तुमको, और तुम्हारा जो इंजन है उसकी इफ़िशियंसी तुम निकालोगे तो तुमको ओवरऑल उस इंजन का इफ़िशियंसी मिल जाएगा. तुमको पता चलेगा कि हाउ इफ़िशियंट इट इज़. कंपैरिजन के लिए काम आता है ये. समझ में आया क्या? आइसोट्रोपिक एक्सपांशन फैक्टर ये आइडियलाइज करने, या फिर उसी को अपन एडियाबैटिक इंडेक्स बोलते हैं. इसको अपन ग्यामा से इंडिकेट करते हैं. तो Cp बाय CV क्या होता है? बेसिकली ग्यामा. ये अपन लिख रहे हैं ग्यामा इज इक्वल टू Cp बाय CV. तो Cp बाय CV फॉर मोनोटोमिक गैसेस, होता है Cp इज इक्वल टू 3/2 R, Cp इज इक्वल टू 5/2 R. ये तुमको ध्यान में ही रखना है. 3/2 5/2 CV Cp. ध्यान में रखना Cp is greater than CV, isn't it? And that's why Cp is 5/2, CV is 3/2. ओके, इन एरिया. और जो अगर तुम डिफरेंस निकालते हो इसका तो क्या होता है? Cp माइनस CV इज इक्वल टू R इन एनी ऑफ द केस. ठीक है, तो यहाँ पे मोनोटोमिक गैस है. जैसे कौन से हो गए मोनोटोमिक गैसेस? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सारे क्या हो गए? मोनोटोमिक गैस. उनके लिए ये लागू है. ओके, Cp की वैल्यू इतनी रहेगी, CV की वैल्यू इतनी रहेगी. फॉर डायटोमिक गैसेस CV होता है 5/2 R, Cp होता है 7/2 R. ओके, फॉर डायटोमिक. अब डायटोमिक बोले तो कौन से गैसेस हो गए? जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सो एंड सो फोर्थ. ठीक है, अब ये क्यों डिपेंड करता है अपॉन द टाइप ऑफ द गैस? वाई फॉर मोनोटोमिक गैसेस दिस एंड डायटोमिक गैसेस दिस? बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, जिसको अपन बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है, दिस इज अगेन समथिंग दैट इज डन वेरी वेल इन फिजिक्स. केमिस्ट्री में भी अपन करेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, स्टडी करेंगे, बट लेटर ऑन. ठीक है, बट इट डिपेंड्स अपॉन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोले तो किस तरह से मॉलिक्यूल जो है बेंड हो रहे हैं, अगर इट्स वाइब्रेट हो रहे, बेंड हो रहे, रोटेट हो रहे, ओके, मूव हो रहे, किस तरह से चीज़ें हो रही है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. ठीक है ना. फॉर ट्रायटोमिक गैसेस, ओके, CV इज इक्वल टू 6R एंड Cp इज इक्वल टू 8R. ट्रायटोमिक के लिए दिस इज नॉट एक्चुअली फिक्स्ड बिकॉज ये रियली डिपेंड करता है कि शेप क्या है मॉलिक्यूल का. ओके, वेदर इट इज लीनियर और बेंट. ठीक है, उसके ऊपर ये वैल्यू डिपेंड करती है. आई एम नॉट गोइंग टू गो इन मच डिटेल. मैं एक जो जनरल वैल्यू अपने बुक में दी है वो ले लिया 6R एंड 8R. ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा तुमको डिफरेंस दिख रहा है ऑब्वियसली. ठीक है, बट दिस इज लिटिल ट्रिकी फॉर ट्रायटोमिक गैसेस बिकॉज यू नो इट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. एंड अगेन फिजिक्स में तुमको वो भी कवर हो जाएगा कि ये शेप है तो ये मॉलिक्यूल होगा, उसका एक फैक्टर होता है, उससे अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ठीक है, सो Cp और CV के ये वैल्यूज़ तुमको जो है, मतलब ट्रायटोमिक के लिए तो नहीं, लेकिन मोनोटोमिक और डायटोमिक के लिए तुमको ये ध्यान में रखने हैं. ओके, ग्यामा वैल्यू जो होती है फॉर गैसेस, ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज वी नो ग्यामा क्या होता है? Cp बाय CV, इजंट इट? ग्यामा इज इक्वल टू Cp बाय CV. Cp की वैल्यू रख दो, CV की वैल्यू रख दो. फॉर मोनोटोमिक गैसेस देखो ये आ रहा है 5/2 Cp और 3/2 CV
r कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, यू गेट 5/3, आंसर आता है 1.6. सो जो गैमा है दैट इज 1.66 फॉर मोनोएटॉमिक गैस. फॉर डायटॉमिक गैस अगेन Cp/Cv दोनों का वैल्यू रख दो. Cp की वैल्यू होती है फॉर डायटॉमिक 7/2, Cv की वैल्यू होती है 5/2. तो यहाँ पे अगेन r कैंसिल, 2 कैंसिल, यू गेट 7/5, यू गेट 1.4. सो गैमा की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1.4. फॉर ट्राइएटॉमिक गैसेस इट इज़ 1.33. ठीक है. नाउ ये वैल्यूज़ तुमको ध्यान में ही रखनी होती है, ये डिराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जनरली जस्ट रिमेंबर दीज वैल्यूज़. फॉर गैमा इट इज़ 1.66, for monatomic, for a diatomic 1.4, and for triatomic 1.33. So you probably can remember 1.66 and 1.33. तो अगर ये दो वैल्यू ध्यान में है तो डायटॉमिक की वैल्यू दोनों के बीच में आएगी विच इज़ 1.4. ठीक है. जस्ट रिमेंबर दीज वैल्यूज़. ओके. फिजिक्स में भी तुमको ये रिमेंबर ही करनी पड़ती है वैल्यूज़. सो दैट इज़ बेसिकली द गैमा वैल्यू. फॉर गैमा इज़ बेसिकली अ कांस्टेंट जो गैस के ऊपर उसके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. सो दैट्स व्हाट वी आर क्या. सो गैमा की वैल्यू 1.66 आई मतलब देयर इज़ अ स्पेसिफिक थिंग दैट इज़ रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर गैस. ओके. एक चीज़ तुम नोटिस कर रहे हो कि गैमा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है एज यू गो फ्रॉम मोनोएटॉमिक टू डायटॉमिक टू ट्राइएटॉमिक. एटॉमिसिटी इंक्रीज हो रही है तो गैमा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ क्या हो रहा है. ओके. देखो Cp इज़ बेसिकली वर्क डन. Cv क्या है. वर्क नॉट डन है ना. यहाँ पे वर्क हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है. इजंट इट. तो बेसिकली डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है वैल्यू में. कौन सा गैस कितना वर्क कर रहा है उसके ऊपर डिफरेंस आ रहा है. सो द रीज़न फॉर दैट इज व्हाट इज हैपनिंग एज यू गो. ऑटोमेसिटी इंक्रीज हो रही है तो मॉलिक्यूल का साइज बढ़ रहा है. मॉलिक्यूल का साइज बढ़ रहा है तो वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं. इजंट इट. और वैन डर वाल्स फोर्सेस जब इंक्रीज होते हैं तो कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज होती है. रिमेंबर दैट फ्रॉम गैसियस स्टेट है ना. कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज होती है. वैन डर वाल्स फोर्सेस जल्दी ज़्यादा लिक्विफाई होते हैं. ऑलराइट. अगर लिक्विफाई होने वाले गैसेस है तो व्हाट विल दैट डू टू वर्क. बेसिकली इनका एक्सर्टेड प्रेशर कम रहेगा. इजंट इट. बिकॉज इनके अंदर वैन डर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा है तो एक्सर्टेड प्रेशर कम रहेगा. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वर्क डन विल एक्चुअली डिक्रीज. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ये वैल्यू क्या होते हैं डिक्रीज होते हैं. ठीक है. ये अंडरस्टूड है क्या. वैल्यूज़ डिक्रीज हो रहा है. ये इसका एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट गिवन इन एनी बुक. बेसिकली तुमको ये दिया होता है. दिस इज़ व्हाट आई थॉट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर इट. व्हाई डज द वैल्यू एक्चुअली डिक्रीजेस. ठीक है. बिकॉज द वर्क डन डिक्रीजेस. क्लियर है क्या है ना. न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा है ना हर केस में. राइट. इन all the cases the numerator is actually decreasing, the work done is decreasing because as the size increases work done decreases. ठीक है. All right. So basically we're gonna stop here and we're gonna continue with more of thermodynamics in the next class. Okay. Happy Holi to all. I hope you have fun. Okay. If you are playing Holi, make sure that you play it safe. Okay. Thank you very much. Bye bye. I'll see you after Holi.